हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है जीव जगत के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला जो लेसन है ये केवल एक इंट्रोडक्शन है। आपकी बुक में आप जो आगे के लेसन में पढ़ेंगे, इस लेसन में उसका केवल इंट्रोडक्शन है। वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण किस आधार पर किए जाते हैं, वर्गीकरण में कौन कौन से सोर्स काम में आते हैं, इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है जीव। जीव किसे कहेंगे? आपके हिसाब से जीव क्या है? जिसमें जान है वो जीव है, ये एक नॉर्मली बात समझते हैं। तो जान किन में होती है? इंसान में, जीव जंतुओं में और साथ में पेड़ पौधों में भी जान होती है। ठीक है, तो जान होने के साथ साथ शरीर में और कौन सी क्रियाएं होती हैं जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि यह जीव सजीव है। सजीव मतलब जीवित है। अगर कोई जीव मर जाता है, मृत हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं निर्जीव। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी पदार्थ जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाओं का मतलब समझ गए ना? शरीर में होने वाली क्रियाएं जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, गति, ठीक है ना, पाचन, परिसंचरण, ये जंतुओं के बारे में आ रहा है। पादपों में सिर्फ परिवहन होता है जल का और खाद्य पदार्थों का। ठीक है ना। अब ये सभी क्रियाएं शरीर में किस तरीके से होती हैं, कौन कौन से अंग इनके लिए मिलकर काम करते हैं, इन सब के बारे में हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे। इस लेसन में केवल हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहला है श्वसन। वैसे तो श्वसन एक काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ केवल आपको छोटी सी डेफिनेशन, श्वसन क्या है, आपके हिसाब से श्वसन किसे कहेंगे? नॉर्मली आप क्या बोलेंगे कि जीवों द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, यही श्वसन है। ठीक है, बिल्कुल यही श्वसन है, लेकिन ये एक जटिल क्रिया है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस इसमें होती है, तब जाके ऑक्सीजन से CO2 बनती है। ठीक है, तो प्रत्येक जीवधारी, पादप और प्राणी दोनों होते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? श्वसन। ऑक्सीकरण, अब ये जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है हमारे शरीर में, ये अंदर पहुंचकर इनका जो क्रियाएं होती है, ये ऑक्सीजन उनका क्या कर देती है? ऑक्सीकरण। ठीक है ना। और जब कोशिकाओं में जाकर ये ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करती है तो क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। ठीक है, और ये काम कहाँ होता है कोशिका के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो ऊर्जा बनती है उसका टाइप कौन सा है? ATP। आ गई ना बात समझ में? श्वसन में जो ऑक्सीजन ली जाती है वो हमारी कोशिकाओं में पहुंचती है। कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका टाइप है ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है ना। पादप और जंतु दोनों में है सेम क्रिया होती है। फर्क केवल कब होता है? जब दिन का समय होता है। ठीक है ना, दिन के समय पादप की क्रिया जो है वो थोड़ी उल्टी हो जाती है, मतलब रिवर्स। जैसे कि रात में जब सूरज नहीं होता तब पादप ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, लेकिन जब दिन होता है तब ये CO2 लेने लगते हैं और ऑक्सीजन छोड़ने लगते हैं। ठीक है ना, ये है क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा है इसमें उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को उत्सर्जित करना, मतलब बाहर निकालना। और बाहर कौन से पदार्थ निकाले जाते हैं? जो हमारे शरीर में किसी काम के नहीं होते हैं। समझ गए ना आप?
जब हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में नहीं रखा जा सकता, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। अब वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, लेकिन उत्सर्जन जो शब्द है वो खास तौर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए यूज में आता है। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ केवल मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। नाइट्रोजन हमारे शरीर में कैसे पहुँचती है, बता सकते हैं आप? नहीं, नाइट्रोजन हमारे शरीर में पहुँचती है खाद्य पदार्थों के ज़रिए। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उनमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उन खाद्य पदार्थों का अपघटन होता है। ठीक है, अपघटन होने के बाद हमारे जो अमाशय होता है, जब भोजन का पाचन होता है, वहाँ प्रोटीन कहाँ तक टूटता है? एमिनो अम्लों तक। फिर एमिनो अम्ल जाता है यकृत में, और यकृत में बनता है यूरिया। ये अपन मनुष्यों की बात कर रहे हैं। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और दूसरे जंतु होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इंसानों में यूरिया, ठीक है ना, जो ये छिपकली होते हैं, सांप होता है, और इसके अलावा जो जितने भी रेंगने वाले प्राणी होते हैं इनके अंदर क्या बनता है? यूरिक अम्ल। और जो मछलियाँ होती हैं इनमें बनता है, पक्षी होते हैं इनमें बनता है अमोनिया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन। ठीक है, इसके अलावा हमारे शरीर में CO2 भी एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, पाचन क्रिया के बाद और भी बहुत सारी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कि मल वगैरह होते हैं, ये सब बाहर निकाल दिए जाते हैं। इन्हें शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरी चीज़ जो सजीवों में होती है वो होती है वृद्धि। वृद्धि का मतलब बढ़ना। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है। ये एक सजीवों का खास लक्षण है। इसी प्रकार जब पेड़ बीज से पौधा पादप उगता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, तो यानी कि उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो जिन जीवों में जिनमें भी वृद्धि होती है उनको किस में रखा जाता है? सजीवों में। तो वृद्धि का शाब्दिक अर्थ सजीवों में समय के साथ होने वाला भावात्मक, आकारात्मक, संख्यात्मक परिवर्तन होता है। प्रत्येक जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक वृद्धि क्रिया करते हैं। बीज से मृदा में रूपित करने पर उसका रक्षण होता है। उसका अंकुरण एक पौधे का पौधे से वृक्ष का और निर्माण होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म जीव उनका किस प्रकार से वृद्धि होती है? उनमें विभाजन होता है। ठीक है ना, जो छोटे छोटे से जैसे जीवाणु होते हैं, इसके अलावा और भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, अमीबा होता है, पैरामीशियम होते हैं। ये क्या करते हैं? जब आकार में बढ़ते हैं तो ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। उसी को इसमें वृद्धि कहा जाता है। इसको बोलते हैं संख्यात्मक वृद्धि। ठीक है, तीसरा लक्षण है हमारा गति। सजीव जो होते हैं वो गति कर सकते हैं, यानी कि चल सकते हैं। पादपों में गति किस प्रकार होती है? उनकी शाखाओं का बढ़ना। ठीक है ना, एक शाखा, एक पत्ता जो नीचे था वो थोड़ी धीरे धीरे वृद्धि करते ऊपर पहुंच जाता है, गमन करता है एक तरीके से। ठीक है ना, तो प्रत्येक सजीव 3 मूलभूत आवश्यकताओं के लिए गति और गमन करता है। ये मूलभूत आवश्यकता कौन सी है? भोजन के लिए ही हम गति करते हैं। ठीक है ना, सुरक्षा, यानी अगर कोई जीव किसी को कोई खतरा महसूस होता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ से छुपने की कोशिश करता है, भाग जाता है, या उसके ऊपर हमला करता है। जैसे भी कर रहा है तो वो अपने उस कंडीशन में वो गमन करता है।
और तीसरा होता है जनन। ठीक है ना, जनन मतलब जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ये भी सजीवों का एक लक्षण है। जंतुओं में भी छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, इसी प्रकार पादपों में बीज बनता है, बीज से नया पौधा बनता है, ये सब जनन क्रिया में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है, तो आपको समझ में आ गया ना, जीव। जीव किसे कहेंगे? जिसमें कुछ खास क्रियाएं, कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे कि शोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, गमन, गति, और भी कुछ होते हैं, जनन होता है, ठीक है, परिसंचरण होता है, लेकिन ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक इस टॉपिक में आपके इतना ही है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा रासायनिक व तंत्रिकीय समन्वय। रासायनिक व तंत्रिकीय समन्वय। रासायनिक का मतलब है हमारे शरीर में जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं, जैसे कि हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, ये बहुत सारी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में हमारे शरीर की क्रिया विधियां, क्रिया प्रणाली गड़बड़ा जाती है, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा है इसके साथ जुड़ा हुआ तंत्रिकीय समन्वय, यानी कि रसायन जो केमिकल है, जो हार्मोन है, जो विटामिन है, जो एंजाइम है, ये हमारे शरीर में कितनी मात्रा में निकलेंगे, कब निकलेंगे, किस क्रिया को पूरा करेंगे, इन सब का कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र किस आधार पर करता है? पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है, और ये जाल कहाँ पर जाकर जुड़ता है, मिलता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। ठीक है, कुछ क्रियाएं हमारी मेरुरज्जु द्वारा होती है और कुछ क्रियाएं हमारी मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे हमारे शरीर जैसे किसी गर्म वस्तु को छूता है, तो हमारी त्वचा का बाहरी हिस्सा इसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। तो मस्तिष्क तक सूचना लेकर कौन गई? तंत्रिकाएं गई। ठीक है ना, तो तंत्रिकीय समन्वय, रासायनिक और तंत्रिकीय समन्वय, इन दोनों की क्रिया द्वारा हमारे शरीर पूरा कंट्रोल में रहता है, सही तरीके से काम करता है, और जब भी ये सभी क्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है ना, जंतुओं के साथ साथ पादपों में भी समन्वय होता है। ठीक है ना, लेकिन पादपों में मस्तिष्क नहीं होता है, न ही तंत्रिकाएं होती हैं, केवल हार्मोन होते हैं जो इधर उधर गति करते हैं। तो इसलिए पादपों में केवल समन्वय होता है, तंत्रिकाएं नहीं होती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से दिमाग में रखना। ठीक है, उसके बाद हमारा नया टॉपिक है जीव जगत में विविधताएं। ठीक है ना, जीव जगत मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, उनमें जितने भी जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। कुछ अंतर बहुत बड़े होते हैं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं, जैसे कि एक गाय होती है, बकरी होती है, भेड़ होती है। ठीक है ना, ये एक जानवर का प्रजातियां हैं। इसी प्रकार से मनुष्य है, तो आप अंदाज देखकर बता सकते हैं कि ये इंसान है, ये मनुष्य है। ठीक है ना, तो जंतुओं में इन्हीं समानताओं और असमानताओं के आधार पर जंतुओं को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ये काम बहुत बड़े लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, और जीवों को अलग अलग भागों में बांटकर इन्हें वर्गों में विभाजित करना, इनका वर्गीकरण करना एक जटिल क्रिया है, क्योंकि जब किसी प्रजाति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो उसका बहुत ज़्यादा डाटा एकत्रित किया जाता है, जैसे कि वो कहाँ पाया गया है, उस स्थान पर जो भाषा यूज़ की जाती है उसका उस भाषा में क्या नाम है, वो किस वातावरण में पाया जाता है, किस मिट्टी में पाया जाता है, किस आवास में पाया जाता है, वो क्या खाता है, उसमें वृद्धि कैसे होती है, उसमें जनन कैसे होता है, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लेवल पर इसका काम होता है, और इस लेवल को पूरा करने के लिए 2 संस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है, 2
एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक पूरा एक सिस्टम है जो इन चीज़ के लिए काम करता है। एक सिस्टम बॉटनी यानी कि पादपों के लिए काम करता है और एक सिस्टम जो है वो जंतुओं के लिए काम करता है। तो इस आधार पर इसकी दो कैटेगरी है। पहली है ICBN, मतलब इंटरनेशनल काउंसिल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। ठीक है ना। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर अलग अलग पाई जाने वाली सभी वनस्पतियों का नामकरण किया जाता है। ठीक है ना, उनका वर्गीकरण किया जाता है। पादपों में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे आप खुद भी जानते हैं। जैसे कि आप कभी सब्जी लेने गए हो तो कितने सारे प्रकार की सब्जियां आप सब्जी मंडी में देखते हैं। उसी आधार पर बहुत सारे पेड़ पौधे जो बरसात के दिनों में आप देखते हैं ऐसे ही उग जाते हैं, जंगली पौधे होते हैं। हर पौधे का रिकॉर्ड मौजूद है अब तक, और इस पर लगातार रिसर्च चलती रहती है। जैसे ही कोई नया पादप सामने आता है वो भी इसमें लाकर जोड़ दिया जाता है, और किस वर्ग में रखा जाएगा ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रजाति से, किस वर्ग से समानता रखता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना आपके। दो संस्था है, ICBN और ICZN। ICBN में बी यानी कि बोटनिकल मतलब वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियाँ आती है, और वनस्पतियाँ होती है हरे पेड़ पौधे, शैवाल। ठीक है ना। इन सब का नामकरण करना, इनका वर्गीकरण करने का काम ICBN, इंटरनेशनल काउंसिल बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसी प्रकार से दूसरी है ICZN। Z मतलब जू मतलब जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनका नामकरण करना, उनका वर्गीकरण करने का काम ICZN का है। देखिए, नामकरण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पृथ्वी पर हज़ारों शहर है, हज़ारों जगह ऐसी है, लाखों जगह ऐसी हैं जो अलग अलग आवास की होती हैं, और उनमें उगने वाले पेड़ पौधे भी अलग अलग आवास के होते हैं। जिन स्थानों पर वो पाए जाते हैं वहाँ की भाषाएं भी सब अलग अलग होती हैं। पूरी दुनिया में एक भाषा थोड़ी चलती है, हर भाषा अलग होती है, हर क्षेत्र की भाषा अलग है। तो वहाँ पर उस पादप को उनकी लोकल भाषा में किस नाम से जाना जाता है, आपको वो भाषा का नाम अगर बताया जाए तो आपकी समझ में नहीं आएगा। यही एक समस्या थी जो उस टाइम बहुत सारे वैज्ञानिकों के सामने आई थी। तो इसकी एक संस्था बनी थी जिन्होंने ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे वो कि प्रत्येक पादप और जंतु का एक ऐसा नाम रखा जाए जो पूरी दुनिया में उसको उसी नाम से जाना जाए। साथ में उसका स्थानीय नाम भी बोला जाता है, लेकिन वो अपने अपनी क्षेत्र की भाषा। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम जो भी पादप का नाम पढ़ेंगे उसका हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गेहूँ एक हिंदी नाम है, लेकिन अगर आप अमेरिका में जाकर बोलेंगे गेहूँ तो वो समझेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए एक यूनिक नाम हर पादप का, हर प्रजाति का, हर जंतु का बनाया गया है। उस नाम को हम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। ठीक है ना। वनस्पति है तो बॉटनिकल नेम, और अगर जंतु है तो जूलॉजिकल नेम। उस नाम को सब पहचान जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया गेहूँ, तो गेहूँ का बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिका एस्टिवम। ठीक है ना। इसी प्रकार से जंतुओं में भी होता है, जैसे कि कबूतर होता है। कबूतर का नाम आप देसी भाषा में कबूतर कहते हैं, लेकिन आप इसी नाम को कहीं और देश में जाकर बोलेंगे तो वो समझेगा ही नहीं। आपको समझाने के लिए उसका वैज्ञानिक नाम यूज़ करना पड़ेगा, और उसका वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लीविया। अभी आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे इस किताब को, जब तक आपकी पूरी हो जाएगी, जब तक आप इन सब चीज़ों में परफेक्ट हो जाएंगे, आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न है वो सब दूर हो जाएंगे। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है ना। ये नाम रखने से पहले क्या सावधानियाँ होती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है,
इनको पढ़ते टाइम, इनको लिखते टाइम किस तरीके से लिखा जाता है, ये सब बातें भी आपको आगे इसी लेसन में बताई जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अलग अलग आवासों में पाए जाने वाले जंतु का नामकरण तथा वर्गीकरण किया जाता है। कैरोलस लीनियस, जिसे द्विनाम वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है, उन्हें सर्वप्रथम वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति दी थी। इसके पद निम्नानुसार है। द्विनाम पद्धति, अब एक नया टॉपिक आ चुका है, द्विनाम पद्धति। ठीक है ना, सबसे फेमस है। वैसे तो कुछ जंतुओं का नाम देने के लिए त्रिनाम पद्धति भी यूज़ की जाती है। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर द्विनाम पद्धति ही काम में ली जाती है। बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली। बहुत कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है जब कोई जंतु होता है उसमें बहुत अधिक समानता होती है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कबूतर देखा है आपने? कबूतर की कितनी वैरायटी होती हैं। ठीक है ना, जंगली कबूतर, सफ़ेद कबूतर, और भी बहुत सारी प्रजाति होती है कबूतरों में। तो ऐसी कंडीशन में जब जाति के अंदर भी उपजातियां अगर दिखाई देती हैं तब त्रिनाम पद्धति का यूज़ किया जाता है, और ऊपरी मोटे तौर के ऊपर द्विनाम पद्धति ही काम में ली जाती है। तो इसके जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लीनियस। इस नाम को आप याद रख लीजिएगा, बहुत फेमस नाम है आपके। जब तक आप साइंस पढ़ते रहेंगे, 12th क्लास, कॉलेज, MSc, हर जगह आपको ये नाम दिखाई देगा। कैरोलस लीनियस, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति के कुछ नियम बताए थे इन्होंने। वो नियम पहला है, वर्गीकरण तथा नामकरण केवल लैटिन भाषा में दिया जाना चाहिए। लैटिन, ठीक है ना, एक भाषा होती है लैटिन, जैसे कि इंग्लिश होती है, वैसे उसी टाइप से एक भाषा होती है लैटिन। जर्मन भाषा है ये, इसी भाषा में उसका नाम दिया जाता है। दूसरा क्या नियम है इसका? नामकरण का प्रथम पद वंश और दूसरा पद उसकी जाति को दर्शाता है, और ये एक साथ ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कोलंबा लिविया, तो कोलंबा मतलब ये कबूतर के वंश को दर्शा रहा है, और लिविया उसकी जाति को। अब कलर के आधार पर उनमें और उपजाति बन रही है, तो उसका एक तीसरा नाम और जोड़ दिया जाता है, जो इस बात से बिल्कुल क्लियर कर देता है कि किस कबूतर की बात हो रही है, जंगली कबूतर की या पालतू कबूतर की। जैसे कि मुंजीफेरा इंडिका, मुंजीफेरा वंश का इंडिका जाति को प्रदर्शित करती है। आम का लैटिन भाषा में वैज्ञानिक नाम इसी प्रकार विफिफस सटाइवा, ये मूली का नाम है। डॉक्स कैरोटा गाजर का है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज सरसों का है। ब्रेसिका राफा शलजम का है। देखो अब ये वंश, ये दोनों एक ही वंश में रखे गए हैं, सरसों और शलगम। तो ये ब्रेसिका। अब ये आगे कैम्पेस्ट्रीज, ये इसकी जाति को दर्शा रहा है, ये सरसों की जाति है, ये शलगम की जाति है। तीसरा इसमें नियम है, वंश का प्रथम अक्षर वर्णमाला का बड़ा अक्षर तथा जाति का प्रथम वर्णमाला का छोटा अक्षर लिखा जाता है। ठीक है ना, अब इसमें कुछ है नहीं, जैसे कि ये अपन ये लिख देते हैं ब्रेसिका, तो ब्रेसिका बी से शुरू होता है, तो इसका जो प्रथम अक्षर होता है वो बी कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है ना, ब्रेसिका और ये कैम्पेस्ट्रीज, ये छोटे से लिखा जाएगा, स्मॉल अक्षर। समझ में आ गया? चौथा है, जाति को सदैव रेखांकित किया जाना चाहिए। अभी तो जब आप किसी किताब में इसका नाम देखेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी जाति का या किसी भी जंतु का या पादप का जब नाम आएगा तो इसके नीचे अंडरलाइन की हुई होगी। ठीक है ना, तो ये भी एक इसका नियम होता है, रेखांकित किया जाता है। और जाति के आगे कोष्ठक में खोजकर्ता का नाम तथा सन अंकित किया जाना चाहिए। ये नियम में से तो काम में कम आता है, लेकिन करते तो अच्छी बात होती है। उसके बाद है वर्गीकरण व नामकरण लैटिन भाषा लिपि का, अर्थात तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। मतलब थोड़ा कर्सिव में लिखते हैं इनके नाम को, थोड़ा कैसे लिखते हैं कर्सिव में, जिससे कि अगर आप इंग्लिश के अंदर कोई लाइन आ रही है और उस लाइन में जैसे ही किसी पादप का या किसी जंतु का नाम आएगा तो वो थोड़ा कर्सिव में होगा, और उसके नीचे अंडरलाइन भी होगी। उसका वंश का पहला अक्षर बड़ा होगा, उसकी जाति का अक्षर छोटा होगा, तो आप समझ जाएंगे ये किसी जंतु या किसी पादप का नाम है। ठीक है ना,
तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार से इनका नाम दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद है त्रिनाम पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग उन जंतुओं के लिए किया जाता है जिनकी जाति भौगोलिकता के आधार पर उपजातियों में विभक्त हो जाती है, जिससे नामकरण वंश जाति के साथ उपजाति को भी लिखा जाता है। इसे त्रिनाम पद्धति कहते हैं। जैसे कौवा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सभी देशों में पाया जाता है, किंतु इसमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है जिससे उपजातियों का निर्माण हुआ। भारतीय कौवे को स्प्लेंडेंस उपजाति नाम दिया गया है। त्रिनाम पद्धति, तो भारतीय कौवे का नाम है कार्वस स्प्लेंड्रस। श्रीलंका के कौवे का नाम है कार्वस स्प्लेंड्रस पोलीगेटस और पाकिस्तानी कौवे का नाम है कार्वस ओलिगेलिया। ठीक है ना, तो देखिए आप, इनकी वंश और जाति का नाम तो सेम आ रहा है सब में, केवल इसकी उपजाति का नाम अलग है। अगर आप स्प्लेंड्रस देखेंगे 2 बार लिखा हुआ तो समझ जाना ये भारतीय कौवे के बारे में बात हो रही है। अगर आप स्प्लेंड्रस के बाद प्रोलीगेटस देखेंगे तो आप समझ जाना कि श्रीलंका की कौवे की बात हो रही है। और अगर आप ओलिगेलिया आगे लिखा हुआ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये पाकिस्तानी कौवे की बात हो रही है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आपकी त्रिनाम पद्धति। तो आज हमने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि सारा का सारा पढ़ाने से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा, आपसे एक दिन में इसको कवर हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा अगला टॉपिक है वर्गीकरण संवर्ग, ये अपन कल पढ़ेंगे। तो शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते सारा। जीव पृथ्वी पर उपस्थित वे सभी पदार्थ जिनमें जैविक क्रियाएं होती है सजीव कहलाते हैं। जैविक क्रियाएं जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, गति व गमन। ठीक है ना, इन सब के बारे में आपने पढ़ लिया। उसके बाद है रासायनिक और तंत्रिकी समन्वय। हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो हमारे शरीर में तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं, मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं। कब किस हार्मोन की ज़रूरत है, कब कौन सी क्रिया के लिए किस हार्मोन को वहाँ पर पहुँचना है, ये सब कंट्रोल हमारा मस्तिष्क में रुजू करता है। तो ये होता है हमारा रासायनिक और तंत्रिकीय समन्वय। इसके बाद ये जीव जगत की विविधताएं, मतलब जीव जगत की जो विविधताएं होती हैं, अलग अलग समानता और असमानताओं के आधार पर इन्हें वर्गों और विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, उपवर्गों में बांटा गया है। और पादपों को अलग और जंतुओं को अलग, पादपों को वर्गों में बांटना, उनका नाम देने का काम करती है ICBN, और जंतुओं को वर्गों में बांटना और उनका नामकरण करने का काम करती है ICZN। नामकरण करने के लिए मुख्य रूप से द्विनाम पद्धति का उपयोग किया जाता है। द्विनाम पद्धति देने वाले थे हमारे कैरोलस लीनियस, बहुत फेमस दार्शनिक थे उस टाइम के। उन्होंने कुछ नियम बताए थे कि द्विनाम पद्धति लिखते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, पहला नियम कि ये लैटिन भाषा में हो। दूसरा, 2 पद होते हैं, पहला पद उसके वंश को, दूसरा उसकी जाति को दर्शाता है। ठीक है, तीसरा, वंश का पहला अक्षर कैपिटल में और जाति का पहला अक्षर स्मॉल में लिखा जाता है। इन्हें रेखांकित किया जाता है, इन्हें कर्सियों में लिखा जाता है। ठीक है ना, और साथ में खोजकर्ता का नाम अगर लिख दे तो अच्छी बात है। जैसे आप लिखा हुआ कम देखेंगे ऐसा, लेकिन लिख देते हैं कभी कभी। त्रिनाम पद्धति का उपयोग उस वक्त किया जाता है जब द्विनाम पद्धति से कुछ पूरी जानकारी प्राप्त करने में हमें परेशानी होती है। जैसे कि वही भी मैंने उदाहरण दिया था कौवे वाला। तो जब जाति की भी उपजाति बन जाती है तब उस उपजाति को दर्शाने के लिए त्रिनाम पद्धति काम में ली जाती है। एक बात और बता दूं मैं आपको, त्रिनाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक भी हमारे कैरोलस लीनियस ही थे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए, समझिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सा भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आए तो आप इस अपने कमेंट्स इसमें दे सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।
कल हमारा टॉपिक होगा वर्गीय की समवर्ग, ठीक है ना। तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।